अगर सबसे कठिन और लंबे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की जाए तो इंसान को चांद पर भेजना या वोयेजर स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजने से ज़्यादा कठिन और लंबा ट्रांसपोर्टेशन और क्या हो सकता है। लेकिन अगर धरती पे किए गए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की जाए जिनमें कुछ भारी चीज़ों को इधर से उधर ले जाना था या उनको बहुत दूर भेजना था और दूर ले जाने के बाद भी उनको ऊंचाई पर चढ़ाना था या समुद्र की गहराई में ले जाना था, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं थे बल्कि किसी चैलेंज से कम नहीं थे। पर इसके बावजूद इन चीज़ों को वहाँ ले जाना भी मजबूरी थी क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थीं और लोगों की भावनाएं भी इन चीज़ों से जुड़ गई थीं। इसीलिए इन ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी टीमों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इन मिशंस को सफलतापूर्वक पूरा किया बिना ही कुछ खास नुकसान के। तो चलिए जानते हैं आज तक के दुनिया के कुछ ऐसे ही सबसे बड़े, कठिन और लंबे ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशंस के बारे में। हैरियट गैस टरबाइन। हैरियट गैस टरबाइन दुनिया की सबसे पावरफुल टरबाइन है। इसके साथ ये लगभग 800 टन भारी है। यह टरबाइन इतनी शक्तिशाली है कि फ्रांस के 6 लाख घरों में बिजली आराम से पहुंचा सकती है। ये एक ऐसा जनरेटर है जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। $1 बिलियन यानी करीब 6,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये स्टीम टरबाइन दूसरी टरबाइन से कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसके साथ टेक्नोलॉजी में भी उनसे ज़्यादा एडवांस्ड है, जिसमें पूरे 600 मेगावाट के स्टीम पावर प्लांट को अकेले चलाने की क्षमता है और ये वातावरण को उतना नुकसान भी नहीं पहुंचाती। इसे फ्रांस के शहर बेल्फोर्ट की एक फैक्ट्री में बनाया गया था, लेकिन इस टरबाइन को 330 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट करके ले जाया गया जो एक पावर प्लांट था। इसमें कुछ भारी पुर्जों का भी इस्तेमाल किया गया था जिन्हें जेट इंजन्स को बनाने में लगाया जाता है। इसके अंदर लगे कुछ पुर्जे इतने संवेदनशील भी थे कि इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करना भी रिस्की था, तो इतनी दूर इसे बहुत संभाल के ही ले जाना था। पालने के आकार की स्टील से बने प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया जिससे इसमें झटका ना लगे और पतली गलियों में आसानी से घूम जाने के लिए बनाया गया था, जिसमें आगे पीछे 14 एक्सेल्स को असेंबल करके तैयार किया गया था। ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाने के लिए इसे कई स्टेजेस में बांट दिया गया था। ये कतार 358 फीट लंबी थी और 22 फीट चौड़ी, जिसकी वजह से टीम्स आगे पड़ने वाले रास्तों, मोड़ों और पुल या बाईपास जैसी रास्ते में पड़ने वाली चीज़ों का डिजिटल मॉडल बनाकर चेक कर रही थीं। रास्ते में इसे देखने वालों की भीड़ लग जाती थी जो किसी प्रदर्शनी जैसी दिखाई देती थी। आखिरकार ये टरबाइन तरह तरह की परिस्थितियों और रास्तों को पार करके अपनी जगह सुरक्षित पहुंच गई बिना ही किसी नुकसान के, जिसने एक इतिहास बना दिया। सबसे कठिन ट्रांसपोर्टेशन में से एक में मियोन G2 नाम का एक विशालकाय मैग्नेट का भी नाम आता है, जिस ऑपरेशन को 2013 की गर्मियों में अंजाम दिया गया। दुनिया के इस सबसे बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायमीटर करीब 50 फीट चौड़ा है, जिस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे 5150 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट किया गया था, जिसमें 35 दिनों का समय लगा था। इसका ट्रांसपोर्टेशन ना ही सिर्फ ज़मीन के जरिए किया गया बल्कि पानी के ऊपर से भी। पहले इस मैग्नेट को न्यूयॉर्क स्टेट में बनाया गया था, पर कुछ रिसर्चर्स को एहसास हुआ कि इससे वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, जिसके बाद इसे इतनी लंबी दूरी का सफ़र करा के US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज लैबोरेटरी में लाया गया, जहां पर इसकी मदद से कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए सब एटॉमिक पार्टिकल पर स्टडी कंडक्ट करनी थी। इस चीज़ को इतनी दूर ले जाने में $25 मिलियन का खर्चा आया, जिसे ढोने के लिए स्पेशल डिज़ाइन ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया था। इतना बड़ा नया मैग्नेट बनाने में इससे 10 गुना ज़्यादा खर्चा आता, इसीलिए इसे ही वहाँ ले जाना इन्होंने अच्छा सौदा समझा। जगह जगह पर इसे देखने के लिए भीड़ लग जाती थी क्योंकि लोगों ने इतनी बड़ी चीज़ को ट्रांसपोर्ट होते पहले कभी नहीं देखा था, और वो भी इतना बड़ा मैग्नेट। और इसे कहीं भी रोका नहीं गया, बस कर्मचारी अपनी शिफ्ट के हिसाब से काम करते थे। इसे बहुत संभाल के ले जाना पड़ा, इसीलिए 1 घंटे में ये बहुत ज़्यादा दूरी नहीं तय कर पा रहा था। विंड टरबाइंस को पहाड़ की चोटी पे लगाना। विंड टरबाइंस हवा की ताकत का इस्तेमाल करके उसको एनर्जी में बदल देती हैं। इन टरबाइंस में लंबी ब्लेड लगी रहती हैं जो हवा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं, एनर्जी को कैप्चर करते हुए। इससे विंड टरबाइन में लगा हुआ गियर बॉक्स एनर्जी को जनरेटर तक पहुँचाने लगता है, जो इसे इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। इससे हम ये जान गए हैं कि ये विंड टरबाइंस कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दूसरी बात कि ये न्यूक्लियर या कोल पावर प्लांट के मुकाबले वातावरण को दूषित नहीं करती, इसीलिए इनका लगाया जाना आम होता जा रहा है। पर इन्हें कुछ खास जगह ही लगाया जाता है जहां ये काम अच्छे से कर सकें।
इनके पुर्जों को ट्रांसपोर्ट करना कितना मुश्किल हो सकता है ये किसी ने नहीं सोचा था जब इन्हें चाइना में 5,500 फीट ऊंचाई पर बनी एक खड़ी पहाड़ी चोटी पर लगाया जाना था, जो एरिया करीब 5 किलोमीटर लंबाई में था और वहां पर चढ़ने के लिए 30 डिग्री ढलान की चढ़ाई चढ़ना था। विंड टरबाइन के पुर्जों में सबसे कठिन था इनकी लंबी और भारी ब्लेड्स या पंखों को ले जाना, जो 15 से 20 टन भारी थीं और करीब 160 से 172 फीट लंबी। इसीलिए ये काम किसी चैलेंज से कम नहीं था और इसके लिए बहुत प्रोफेशनल होने की ज़रूरत थी। इसीलिए इनके लिए स्पेशली डिज़ाइंड 480 हॉर्स पावर स्पेशली आउटफिटेड हाई परफॉर्मेंस ट्रक मंगाए गए। इन ट्रक्स में हाइड्रोलिक रोटेटिंग सिस्टम इनबिल्ड थे जो ब्लेड्स को पकड़ के रखते थे और इनकी हाइट और एंगल को इनसे एडजस्ट किया जा सकता था अलग अलग जगहों से गुजरने के दौरान, जैसे गांव, सकरी गलियां, बिजली के खंभे, पहाड़ पे बने घुमावदार मोड़ और चट्टानों से टकराने से इन्हें बचाना। ऊपर से देखने पर इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई चींटी किसी बड़े तिनके को ढो कर ले जा रही हो। ऊपर पहुंचने के लिए रास्ते में 212 टन को पार करना पड़ता था, जिसमें कुल मिलाकर 90 ब्लेड्स थीं, जिनमें हर एक ब्लेड को ऊपर पहुंचने में 5 घंटे लगते थे, जिसमें रास्ते में कुछ गांव, बिल्डिंग्स और बिजली के खंभों को भी बचाते हुए निकलना पड़ता था। ब्लेड्स को रिमोट कंट्रोल से एडजस्ट किया जाता था, जिन्हें चलाने के लिए अलग से एक आदमी को ट्रेलर पर बैठाया जाता था। पर आखिरकार इस टास्क को इतनी अड़चनें और मुश्किलें आने के बावजूद सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया बिना किसी नुकसान के। मुश्किलों को कैसे हल किया जाता है, ये ट्रांसपोर्टेशन इस सवाल के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। स्पेस शटल। इस अमेरिकन शटल को 20 साल अंतरिक्ष में उड़ने के बाद रिटायर कर दिया गया और इसकी आखिरी ट्रिप थी लॉस एंजल्स शहर, जहां इसको म्यूज़ियम में प्रदर्शनी के तौर पे हमेशा के लिए सजा के रखा जाना था। इन 20 सालों में इसने पृथ्वी के 4671 चक्कर लगाए, जिसमें इसकी पहली उड़ान 7 मई 1992 में हुई और आखिरी 16 मई 2011 को। इस स्पेस शटल को बोइंग 747 हवाई जहाज़ की पीठ पर रखकर लॉस एंजल्स एयरपोर्ट लाया गया था, जो कि कोई आसान टास्क नहीं था। फिर दूसरी समस्या थी इस अच्छी खासी बड़ी शटल को म्यूज़ियम तक ले जाना, जिसका रास्ता शहर की सड़क से ही था और दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं था। इसीलिए कुछ कम चौड़ी सड़क के किनारे मौजूद करीब 400 पेड़ों को काट दिया गया। उन इलाकों की बिजली भी काट दी गई थी ताकि 78 टन वजनी स्पेस शटल को आसानी से ले जाया जा सके। इस शटल के पंखों की चौड़ाई दोनों मिलकर 78 फीट है और ऊंचाई 50 फीट। इसके बावजूद इसको बिना एक भी खरोंच लगे अपनी जगह पर पहुंचा दिया गया, जिसको देखने करीब 10 लाख लोग पहुंचे थे। लॉस एंजल्स को हॉलीवुड और सेलिब्रिटीज़ के लिए जाना जाता है, लेकिन उस दिन ये स्पेस शटल ही सबसे बड़ी सेलिब्रिटी थी। सिर्फ एंडेवर स्पेस शटल को ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े एक्सटर्नल प्रोपेलेंट टैंक को भी बाद में एंडेवर स्पेस शटल के साथ रखने के लिए ट्रांसपोर्ट किया गया, जो और भी ज़्यादा विशाल है। ये 158 फीट लंबाई में और 28 फीट चौड़ा है और इसका वज़न करीब 30,000 किलो है। इसे गल्फ ऑफ मैक्सिको और पनामा कैनाल से शिप पर रखकर लाया गया, जिसे लॉस एंजल्स के रास्तों से गुजरते हुए कैलिफोर्निया साइंस सेंटर तक पहुंचने में पूरा दिन लग गया। एंडेवर स्पेस शटल के नज़ारे को देखने के बाद ये दूसरा सबसे अनोखा नज़ारा था लॉस एंजल्स की सड़कों पर। बुलविंकल। इस विशाल का स्ट्रक्चर को समुद्र के बीचों बीच ले जाते हुए इस तस्वीर पर एक समय विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये क्या चीज़ है और इसे क्यों ले जाया जा रहा है। तो ये कोई लंबा चौड़ा पुल नहीं है और ये तस्वीर भी असली है। ये चीज़ एक ऑयल रिग है या स्टील ऑयल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम बुलविंकल है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और है कि ये इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे लंबे स्ट्रक्चर्स में से एक है, जिसकी तुलना दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग सीयर्स टावर्स की ऊंचाई से की जा रही है, जो 1400 फीट ऊंची है। वहीं इस बुलविंकल की ऊंचाई सीयर्स टावर से भी 147 फीट और ज़्यादा है। इसके साथ इसमें आईफल टावर को बनाने में इस्तेमाल किए गए लोहे से भी ज़्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया है। बुलविंकल को टेक्सास में तैयार किया जा रहा था जब 1988 में पूरी तरह से तैयार हो गया, जिसको बनाने में $500 मिलियन का खर्चा आया। इसके बाद इसे मौजूद लोकेशन से 555 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको में लगाया जाना था। इस समय ये ग्रीन कैनन ब्लॉक 65 नाम की जगह पर मौजूद है। आज के समय बुलविंकल करीब 59,000 बैरल ऑयल को डेली पंप करता है, जिससे इतनी कमाई होती है कि इसकी लागत में लगाया गया पैसा इसके आगे काफ़ी कम है। 1048 टन वजनी रिएक्टर।
सैमसंग सऊदी अरेबिया ने दमन की फैक्ट्री में बन रहे एक 1048 टन रिएक्टर को श्याबाह नाम की जगह पर एक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर पहुंचाने की मांग की। ये घटना 2011 की है। इसे रुब अल खली रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी से होकर गुजरना था। रास्ते में पड़ने वाली रुकावटों से निकलकर तपती गर्मी और खड़े रेत के टीले थे। इसके अलावा रास्ते में कोई फैसिलिटी या मदद लेने के साधन मौजूद नहीं थे, इसीलिए काफिले के साथ इमरजेंसी में काम आने वाली चीज़ों को पहले ही रख लिया गया था। इस रिएक्टर को 2 हाइड्रोलिक ट्रेलर्स पर रखकर 10 प्राइम मूवर ट्रक्स के साथ भेजा गया था, जिसमें 6 ट्रक आगे से खींचते थे और 4 ट्रक पीछे से धक्का देते थे। ज़रूरत के हिसाब से इनकी पोजीशन भी बदल दी जाती थी। इस ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा मेमोएट नाम की कंपनी ने उठाया था। इन्हें 1080 किलोमीटर का थका देने वाला लंबा सफ़र तय करना था, जो अपने साथ तेल और पानी की टंकियों के साथ गाड़ियों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप को लेकर चल रहे थे, जिससे उनकी टीम पूरे रास्ता खुद पर ही निर्भर रहे। साइट पर पहुंचने पर रिएक्टर को लगाने में आधे दिन लगा, लेकिन इस रिएक्टर के बचे हुए आधे भाग को फिर से वापस जाकर दोबारा लाना था। 18 लोगों की इस टीम ने रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों और मुश्किलों को पार करके इस मिशन को पूरा किया। सी प्लेटफॉर्म ट्रॉल ए। समुद्र के बीच में बना यह स्ट्रक्चर एक नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म है। इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पेट्रोलियम और नेचुरल गैसों को खोज कर निकालना और स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है। सी ट्रॉल ए नाम का ये नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म नॉर्वे के वेस्ट कोस्ट से दूर ट्रॉल गैस फील्ड पर स्थापित किया गया है। ये आज तक का सबसे लंबा और सबसे भारी स्ट्रक्चर है पूरी पृथ्वी पर, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर लगाया गया है। इसके साथ ये सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। आज तक के पूरे इतिहास में इसे इस जगह लगाना भी सबसे मुश्किल था। इतना भारी वजन होने से इसकी रफ्तार ले जाते समय पानी में बहुत कम थी और इसको ज़मीन पर फिक्स करने के लिए इससे बंधी टग बोट्स इसको एक जगह पर रोके रखने के लिए चारों तरफ से खींचे रहती थीं। ये प्लेटफॉर्म चर्चा का विषय साल 1996 में बन गया, जब इसे ढोकर नॉर्थ सी में ले जाया गया। इसका वज़न 12 लाख टन है और पिलर से प्लेटफॉर्म तक की ऊंचाई 1500 फीट है, जो कि आईफेल टावर और कई ऊंची फेमस बिल्डिंग से भी ज़्यादा है। इसीलिए इसे आज तक के सबसे बड़े और जटिल स्ट्रक्चर्स में गिना गया है, जिन्हें आज तक इंसानों के हाथों बनाया गया है। ज़्यादातर इसका हिस्सा पानी में डूबा रहता है। इस प्लेटफॉर्म को वैट्स नाम के गांव से नॉर्थ सी ले जाया गया था, जो कोस्ट ऑफ नॉर्वे से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके ट्रांसपोर्टेशन में 10 टग बोट्स का इस्तेमाल किया गया था और इसे 280 किलोमीटर के समुद्री सफ़र को पूरा होने में 7 दिन का समय लगा। इस प्लेटफॉर्म के डूबे हुए हिस्से वाटर टाइट हैं, जिनमें इस प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक घर बनाए गए हैं और किसी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग जितनी ऊंचे इस ढांचे में ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट लगाई गई हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को बना के यहाँ पर लगाने में $650 मिलियन का खर्चा आया, करीब 5000 करोड़ रुपए। SPMT मशीनों द्वारा ट्रांसपोर्टेशन। सेल्फ प्रोपेल्ड मॉड्यूलर ट्रांसपोर्टर नाम की इस आश्चर्यजनक टेक्नोलॉजी ने बड़ी से बड़ी चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसफ़र करके लोगों को अचंभे में डाल दिया है, जिन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने की शायद कोई कल्पना भी पहले नहीं कर सकता था। ये हाइड्रोलिक कैपेबिलिटी पे काम करते हैं, जिसमें एक प्लेटफॉर्म के नीचे पहिए जुड़े होते हैं। ये हज़ारों टन का माल इधर उधर कर सकते हैं। इसीलिए इंजीनियर इन्हें बड़े शिप और पुलों के टुकड़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साल 2009 इटली देश में कई विशालकाय बोट्स या याच का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पर किया गया, जो 1000 टन से भी ज़्यादा भारी थीं। इन मशीन्स के बिना ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता। फिर 2010 चिले देश में समुद्र में रिसर्च पे भेजा जाने वाला कैबो डी हॉर्नोस नाम का शिप भूकंप और सुनामी आ जाने से बंदरगाह से छूटकर दूर चला गया, जिससे इसमें काफ़ी नुकसान आया। पर SPMT मशीन्स की मदद से इसे वापस खींचकर वर्कशॉप भेज दिया गया, जिसकी मरम्मत में 1 साल लगा। पर फिर इसने ऑडिशन मिशन में हिस्सा लिया और समुद्र की गहराई में जाकर सैंपल्स को इकट्ठा करके लाने का रिकॉर्ड बनाया। अप्रैल 2014 साउथ कोरिया में सिवॉल फेरी नाम का एक शिप दुर्घटना की वजह से डूब गया, जिनमें 476 पैसेंजर्स में से 304 पैसेंजर्स को नहीं बचाया जा सका। ये सबसे दुखद दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें बाकी लोगों के साथ स्कूल के 250 स्टूडेंट्स भी शामिल थे। इस दुर्घटना के पीछे शिप ऑपरेटर्स और रेगुलेटर्स की लापरवाही को दोषी ठहराया गया। कैप्टन और 3 क्रू मेंबर पे मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया।
बाकी दूसरे 11 मेंबर्स को शिप छोड़कर भाग जाने का दोषी ठहराया गया। साल 2017 में इस डूबे हुए शिप को बाहर निकाला गया, जिसमें मृतकों के परिजनों ने आकर उनको श्रद्धांजलि दी। यह शिप 13,000 टन भारी था, पर पानी और मिट्टी भर जाने से ये 17,000 टन भारी हो चुका था, जो कि बहुत ज़्यादा है। पर फिर भी इसे निकालकर SPMT मशीनों की मदद से ट्रांसपोर्ट किया गया, जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पहले 456 एक्सल चेन लाइंस को भेजा गया, पर काम न चलने पर 144 को और भेजा गया। हालांकि ये शिप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, पर इसको इन मशीनों पर लाद कर वर्कशॉप भेज दिया गया, जहां पर इसके टुकड़े कर दिए गए। पर इस ऑपरेशन ने सबसे ज़्यादा SPMT मशीनों का इस्तेमाल किसी लोड ऑपरेशन के दौरान किया जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जैसे कि सब जानते हैं कि इसे फ्रांस के द्वारा अमेरिका को 1885 में एक तोहफे के रूप में दिया गया था, दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने और बनाए रखने की एक निशानी के तौर पे। इस तांबे से चढ़ी मूर्ति को फ्रेंच मूर्तिकारों द्वारा फ्रांस में ही तैयार किया गया था। इसे यूनाइटेड स्टेट्स तक भेजने का एक ही तरीका था, और वो था इसे पानी के जहाज से भेजना, क्योंकि उस समय हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे। 305 फीट ऊंची इस मूर्ति को समुद्र पर इतनी दूर भेजना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए इस स्टैच्यू को सबसे पहले 360 टुकड़ों में डीअसेंबल किया गया। उसके बाद उन्हें 214 लकड़ी के बक्सों में पैक किया गया। उसके बाद एसेरा नाम के कार्गो शिप से अटलांटिक ओशन के रास्ते 4 जुलाई 1884 में इसे भेज दिया गया। 17 जुलाई 1885 को यह शिप न्यूयॉर्क शहर के तट पर पहुंचा, जिसे अमेरिका पहुंचने में पूरा 1 साल लग गया था। पुर्जों के पहुंचते ही वहां पर काम चालू कर दिया गया। तब से लेकर आज तक स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकन प्रतीक है। ये स्टैचू पहले भूरा रंग का था, पर ऑक्सीडेशन की वजह से इसका रंग बदल गया। उल्का पिंड। ये घटना 1894 की है, जब अमेरिकन निवासी रॉबर्ट पियरी एक खोजकर्ता ग्रीनलैंड पहुंचे, जहां पे ये उल्का पिंड 10,000 सालों से पड़ा हुआ था। पर इसे सबसे पहले साल 1818 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने ढूंढ निकाला था, जिनका नाम जॉन रॉस था। वो ग्रीनलैंड के नॉर्दर्न तट पर नाव से रुके, जहां उनकी मुलाकात वहां रहने वाले दोस्ताना स्वभाव के एस्किमोस से हुई। उन्होंने इस उल्कापिंड के बारे में उन्हें बताया, जिसके बाद उसके कुछ अवशेष को वो अपने साथ यूरोप ले गए। हालांकि वो उस जगह को ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। उसके बाद करीब 76 साल लगे, जब इस उल्कापिंड के बाकी बचे कुछ मुख्य टुकड़ों को खोज लिया गया था, और इसकी खबरें हर जगह फैलने लगी। जब जाने माने खोजकर्ता रॉबर्ट ई पियरी उस जगह पर पहुंचे, पर वो ग्रीनलैंड को एक्सप्लोर करने गए थे, और वो नॉर्थ पोल पर भी जाना चाहते थे। इसी ट्रिप के दौरान उनकी मुलाकात 2 एस्किमोस से हुई, जो उन्हें इस उल्कापिंड को दिखाने ले गए। 1.5 हफ्ते बाद लोहे से बने इस उल्कापिंड को पियरी ने खोज लिया था, जो मेलविले बे के नॉर्दर्न शोर पे केप यॉर्क नाम की जगह पर मिला। उल्कापिंड के 2 टुकड़ों को पाया गया, जिनमें एक 3 टन का था और दूसरा 1100 पाउंड का। इसके अलावा भी उन्हें 6.5 किलोमीटर दूर पड़े एक और टुकड़े के बारे में बताया गया, जो इन दोनों से भी बड़ा टुकड़ा था। पर उस समय पेरी के पास कोई साधन नहीं था इन पत्थरों को साथ ले जाने का, और पेरी एक बार फिर लौट के आना चाहते थे, क्योंकि वो इस उल्कापिंड पर अध्ययन करने के लिए काफ़ी उत्साहित थे। वो इन्हें न्यूयॉर्क शहर ले जाना चाहते थे। इसके लिए इसे सबसे पहले इन्हें शिप पर रखना था, जिससे पेरी आए थे। पर वो जगह काफ़ी दूर थी, और इतने भारी पत्थरों को ऐसे उठा के ले जाना संभव नहीं था। इसीलिए सिर्फ एक ही तरीका बचा था, और वो था इनको ले जाने के लिए रेलवे पटरियां बिछा के, जिनका रास्ता खाड़ी में खड़े शिप तक जाना था। उन्होंने इस पर काम शुरू करवा दिया, और रेल रोड को बनने में 3 सालों का समय लगा। आज भी इस केप यॉर्क नाम के उल्कापिंड को आप द अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में देख सकते हैं, जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इस उल्कापिंड के अब तक 8 टुकड़ों को खोजा जा चुका है, जिनका कुल वजन मिला के 58 टन है। पर माना जा रहा है ये और भी भारी था, और बचे हुए टुकड़ों की खोजकर्ता खोज में लगे हुए हैं।